हेलो वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीड्स एकेडमी। मेरा नाम है ख्वाजा मुजम्मिल। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स वेरियस काजेस। हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्लीज़ हम यहाँ पे सारा कोर्स जो भी JKPSI बैचेस हैं या फॉरेस्टर के बैचेस हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। JKSB का होल सिलेबस, उसके साथ साथ केस की जो तैयारी लड़के कर रहे हैं उनके लिए हम ये प्रिपेयर यहाँ पे कर रहे हैं। सो लेट्स मूव डायरेक्टली ऑन द टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। 57 का रिवोल्ट जो हुआ था इंडिया में, ये हम आज इसका टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे इसके काजेस जो हम देखेंगे, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, हमारी कंट्री जो थी वो ब्रिटिश राज के अंडर आई थी। जब वो 1600 में यहाँ पे आए थे तो उसके साथ साथ सीक्वेंस में ये चीज़ें बनती गई। और चूँकि सिलेबस में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी सिलेबस है, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट यहाँ से ही स्टार्ट होती है, तो 1857 से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे हम वही क्लियर करना चाहेंगे। तो पहला काज जो यहाँ पे है सोशल एंड रिलीजियस काजेस। सोशल और रिलीजियस काजेस जो 1857 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था, एक बहुत बड़ी बगावत जो हुई थी, रिवोल्ट जो हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, तो उसमें हिस्ट्री में जो दारिच रिवोल्ट है वो 1857 का रिवोल्ट है। आइए इसके कारण देखते हैं कि क्या कारण थे कि ये रिवोल्ट जो हुआ ये क्यों हुआ। पहला काज जो इसका है वो सोशल एंड रिलीजियस काज है। एंड द फर्स्ट काज इज एबॉलिशन ऑफ सती। एबॉलिशन ऑफ सती का पहला काज है। एबॉलिशन ऑफ सती क्या था? 1829 में इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है हिंदू ट्रेडिशन में क्या था कि अगर किसी कपल का, फॉर एग्जांपल किसी औरत का यहाँ पे अगर उसका हस्बैंड की डेथ होती थी तो ट्रेडिशन क्या था, जो बिलीफ था उनका, रिलीजियस बिलीफ एक था कि जो उसकी फिर जो वाइफ थी उसको भी उसी के साथ जिंदा जलाया जाता था। तो इसको कहते थे सती, इसका नाम दिया जाता था। तो ये प्रिवेल था इंडिया में, ये प्रिवेल था। तो पहला जो यहाँ पे हुआ कि एबॉलिशन ऑफ सती जो हुआ, क्योंकि उस वक्त जो एजुकेशन लेवल थी लोगों में या रिलीजियस कनेक्टेड लोग ज़्यादा थे, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो भी है हमारी, जो हम रिलीजियस को काफ़ी मानते हैं, तो उस वक्त ये एक तरह से एक इंटरफेरेंस लगा लोगों में। हिंदू मजहब के जो लोग थे उनको एक तरह की एक इंटरफेरेंस लगी। तो रिवोल्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सती पहला हुआ था 1829 में, ये एक पहला काज है। दूसरा काज जो था हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1956 में जो लाया गया। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि चाहे किसी ये भी तो सम एक्सटेंट ये भी सेम है सती की तरह, लेकिन इसमें ये था कि जैसे किसी औरत का जो उसके हस्बैंड की जो डेथ होती थी तो उसके बाद उसको ना समाज में थोड़ा सा लो लेवल की नज़र से देखते थे, और वो वो फिर जैसे आम औरतें होती थी वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती थी, यानी कि वो कपड़े अच्छे नहीं लगा सकती थी, या वो जैसे कलर होते हैं बालों के या कुछ और चीज़ें इस तरह की वो नहीं कर सकती थी। तो इसको भी, या वो दूसरी जो वो शादी भी नहीं कर सकती थी। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में जो लाया गया, ये भी एक तरह से एक ना एक तरीके से लोगों ने इसको देखा कि ये हमारे रिलीजियस मामलात में एक मुदाखलत है। नंबर थर्ड था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये इस रिवोल्ट का इमीडिएट काज माना जाता है कि जो जड़ जहां से लगी, फिर वो तो चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, बन रही थी, लेकिन दिस वॉज द इमीडिएट जड़ पॉइंट जहां से रिवोल्ट की शुरुआत हुई। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल क्या था कि क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हायर किए थे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स हायर किए हुए थे, जिसमें मुस्लिम मज़हब के भी लोग थे और हिंदू समाज के भी उसमें सोल्जर्स उनको सर्व करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसमें ये अफवाह फैलाई गई कि जो राइफल थी उसकी जो कार्ट्रिज ग्रीस की बनी हुई थी, उसमें ये अफवाह फैली गई कि इसकी जो उस पर फैट चर्बी लगाई हुई है, हिंदू जो सोल्जर्स थे, हिंदू मजहब से जो बिलोंग करते थे, उनको कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी से ये बना हुआ है। और मुसलमान लोगों के लिए कहा गया कि ये जो एनफील्ड की जो ये राइफल की कार्ट्रिज जो है, इसमें जो चर्बी लगी हुई है, ये राइफल में ये सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो ये भी एक तरह से एक इंटरफेरेंस लगा लोगों में, एंड दिस वाज द इमीडिएट, जो उसको हम कहते हैं इमीडिएट जर्क पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है।
एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक काजेस की, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ आप सब लोगों ने सुना होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है दैट वाज गिवन बाय थ्योरी बाय द दादाभाई नेहरू जी। ये भी एमसीक्यू आपको पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी ये दादाभाई नेहरू जी ने दी थी। तो दादाभाई नेहरू जी ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जो चूंकि जब ब्रिटिशर्स को राइट्स यहाँ पे मिलने शुरू हो गए, चाहे दीवानी राइट्स जो उनको मिले बंगाल में, धीरे धीरे जब उनको एक राइट्स यहाँ पे रेवेन्यू राइट्स भी मिलने लगे, तो उन्होंने क्या किया, दादाभाई नेहरू जी ने इसको रीड करते हुए ये थ्योरी दी कि जो भी यहाँ से जो हमारा यहाँ से पैसा जो कलेक्ट होता है या यहाँ जो भी रेवेन्यू मटेरियल या रॉ मटेरियल जो यहाँ से निकलता है, हमारा जो कुछ भी हिंदुस्तान में निकलता है, तो ये क्या करते हैं काम, ये इसको डायरेक्टली यहाँ से ये जो पैसा लेते हैं ये डायरेक्टली लंदन पहुँचाते हैं, ये इंग्लैंड अपने मुल्क में पहुँचाते हैं, और यहाँ का ये जो वेल्थ है ये यहाँ की वेल्थ को उधर ले जाते हैं, ना कि वो यहाँ पे इसको खर्च करते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म अगर आप समझोगे कि इसमें चूंकि उस वक्त इंडिया जो थी एक कॉलोनियल स्टेट थी, ऑब्वियसली यहाँ पे उतनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, बट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, लाइक देयर वर द कॉटेज इंडस्ट्रीज, देयर वर द लाइक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे छोटी छोटी चीजें बनती थी। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में ऑटोमेटिकली स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई थी, तो वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की लेवल थी वो इंडिया से काफी ज्यादा आगे थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे, इन्होंने उनको कहा कि जनाब आप अब छुट्टी करिए, और यहाँ से रॉ मटेरियल पहुंचा के एक तो इंग्लैंड में ले जाते थे, और यहाँ पे भी इसने अपना जो वही प्रोडक्ट्स आते थे जो सस्ते में भी ये बेचते थे, और यहाँ की इंडस्ट्रीज को जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के साथ लोग कारोबार करते थे जिनका रोजगार चलता था, उनको लगा कि दिस इज द डायरेक्ट, मतलब ये हमारी रोजगार पे एक डायरेक्ट हमला है। दिस वाज द this was the one of the economic causes. Then there is commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture क्या था? Commercialization of agriculture था कि चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी स्टेट में इंडिया में क्या था कि जैसे हम देखते हैं कि किसी एरिया में, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में एप्पल पैदा होता है। अब अगर गवर्नमेंट हमें ये ऑर्डर करेगी कि नहीं आपको मैंगोज बनाने हैं या आपको कुछ और चीजें बनानी है, तो इससे क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक्चुअली मैं कहूँगा कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर दूसरी एग्जांपल में के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि चूंकि आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइटम एक निकलता था, दैट वाज कॉटन। कॉटन को क्या करते थे काम, ब्रिटिशर जो थे कॉटन को वो जो कॉटन बनता था यहाँ पे, तो आपको पता है कॉटन जिस जमीन में कॉटन बनता है उस जमीन को वो बंजर बना देता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि नहीं, आपने एक बार यूज किया आप दोबारा यूज करो, और वो जो लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो जाती थी। तो ऑर्डर निकाल के वो कहते कि नहीं ये जी आप निकाल लो, ये जी आप निकालो। तो दिस वाज वन ऑफ द लाइक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था। ये भी लोगों में एक बड़ास थी कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हम अपने तरीके से क्रॉप अपनी जमीन पे पैदा करना चाहते हैं, बट ब्रिटिशर्स आर नॉट एबल टू वो हमें ग्रो नहीं करने देते हैं इस चीज को। And then there was the another cause, that is military causes. Military causes जो थी, चूंकि Britishers ने they had hired a lot of people in the Indian in their services, defense services में उन्होंने काफी सारे लोगों को यहाँ पे हायर किया था जो लोकल लोग थे, बट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। लाइक उनकी लो रैंक्स थी, they were not given the promotion, खाली अप टू सूबेदार लेवल की प्रमोशन उनको दी जाती थी। This was one of the causes. एंड उसके बाद रैशनल डिस्क्रिमिनेशन थी। रैशनल डिस्क्रिमिनेशन में वो कहते थे इनको कि आप काले लोग हैं, हम थोड़े से वाइट्स लोग हैं, तो आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, आप हमारे साथ जहाँ हम पानी पीते हैं आप वहाँ से पानी नहीं पी सकते, जहाँ पे आप खाते हैं आप हमारे साथ खा नहीं सकते थे। एंड दिस वाज आल्सो फेल्ट बाय द पीपल जो डिफेंस में काम करते थे कि रैशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एंड देन देयर आर पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहला कॉज लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये आपको मैं समझाऊंगा इस तरीके से कि जो भी कोई यहाँ पे, चूंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बादशाह थे, बहुत सारे किंग्स थे यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स पे रूल करते थे, तो बहुत सारे इलाकों में जो राजा रानी थे उनके ना लीगल हेयर्स नहीं थे, उनके अपने जो औलाद थे वो पैदा नहीं हुए थे। तो अंग्रेजों ने ये बड़ी चालाकी से ये चीज देख ली कि इनके पास जो इनका नेक्स्ट हेयर जो गद्दी को संभाल सकता है वो नहीं है, तो उन्होंने एक एक्ट लाया
एक डॉक्ट्रिन लाया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो उसके अंडर इन्होंने क्या किया, इसके अंडर इन्होंने कहा कि जनाब जिसके पास भी कोई अपना लीगल हेयर नहीं होगा, कोई औलाद नहीं होगी, वो स्टेट जो है दैट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। वो जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली हम ऐड करेंगे अपनी सल्तनत, अपनी ब्रिटिश एम्पायर के साथ। तो उसमें बहुत सारी स्टेट्स को वो मैं अलग फैक्ट्स आपको दूंगा यहाँ पे कि जिसमें झांसी थी, सतारा थी, तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी, अवध थी जिसको एनेक्स किया गया इस बेसिस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे। तो इससे क्या रीजन हुआ कि जो ये लोकल राजाज थे और राजाज थे ये भी ब्रिटिशर्स से खफा होने लगे। इनके अंदर भी एक आउटबर्स्ट स्टार्ट हो गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी सल्तनत को छीना गया। बट ये मैं आपको एक रीजन, ये सारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद जैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछता है, दैट क्वेश्चंस हम आप लोगों को एक एमसीक्यू के लेवल के थ्रू आपको देंगे कि क्या क्या इस चीज के अंदर पूछ सकते हैं। बट क्लियरनेस ऑफ द कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर जब आप चीजें पढ़ेंगे फिर आप खुद भी वो फैक्ट्स ढूंढ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एंड लास्टली देयर बाय द हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस मीन्स कि इन्होंने जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैदा चीज़ें होती थी, वेदर इट वॉज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया काम, इसमें इन्होंने बहुत सारे ज़्यादा टैक्सेस लगाए। ज़्यादा टैक्सेस टैक्सेस से इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की, आउटबर्न हुआ, क्योंकि एक फार्मर जो था, टेनेंट जो था, वो बेचारा अपना पेट नहीं पाल सकता था, बट उन्होंने हैवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। एंड देन देयर इज द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। दीज वर द ऑल, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि रीजंस क्या थे। कभी कभार अगर एग्जामिनर डीप भी जा सकता है तो वो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस इन कॉजेज में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से कॉजेज थे। नाउ आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट जो हुआ वो 29 मार्च 1857 जो था, मंगल पांडे जो एक फौजी था जो बंगाल 34 नेटिव इन्फेंट्री बंगाल में वो काम करता था, उधर पे वो अपनी सर्विसेज अंजाम देता था ब्रिटिश आर्मी के अंडर। तो वो एक जगह एक दिन बैठा हुआ था, तो उसको क्या हुआ कि उसको किसी ने बोला कि यही अफवाह चली कि उसको कहा गया कि आपकी जो एनफील्ड राइफल जो है, जो कार्ट्रिज आपकी बनी हुई है, ये बनी हुई है, इसमें जो कार्ट्रिज है इसमें सुअर और गाय का जो फैट है वो लगाया गया है। तो दिस वाज अ डायरेक्ट हर्ट जो सेंटिमेंट था। तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, तो उसको अपने जो वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो हिट हो गए, तो वो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये शुरुआत करते हैं और यहाँ से पहुँच के ये क्या, मार्च टू दिल्ली का नारा देते हैं कि दिल्ली चलो, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे लिए मुगल जो बादशाह थे, बहादुर शाह जफर सेकंड जो उस वक्त था, तो वो दिल्ली में था, तो ये उसी का नारा देते हैं, तो दिल्ली पहुँचते हैं। उसके बाद जब ये रिवोल्ट की शुरुआत होती है, मार्च टू दिल्ली करते हैं, फिर यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं, और उस रिवोल्ट्स में लीडर्स कौन कौन थे। बख्त खान जैसे था वो दिल्ली को लीड कर रहा था, नाना साहब कानपुर में थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, कन्वर सिंह बिहार में था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। इसके बाद ये जो लीडर्स थे इन्होंने रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज यहाँ से शुरुआत की। इसके बाद हम आपको सारे पॉइंट्स देंगे कि कौन कहाँ पे, क्योंकि इनमें किल भी कुछ लोग हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई फाइट करते करते मर गई झांसी को बचाते बचाते। तो इसी तरह इसमें देखेंगे कि फिर कौन से, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिटिश ने जो फिर रिवोल्ट को दबाया गया, तो किसने कहाँ पे लीड कर की जिसने दबाया। जैसे जॉन निकोलसन ने दिल्ली का रिवोल्ट सप्रेस किया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।